हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम SSC GD प्रैक्टिस सेट GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में हम 8 प्रैक्टिस सेट रिवीजन कर चुके हैं। इसी बीच में मैंने सोचा कि अब पिछले जो सेट हैं उनको आप भूल जाएंगे, इसलिए आज हम 4 सेट का एकदम से रिवीजन करेंगे। 4 सेट को हम रिवाइज करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस क्लास को आपको पूरा देखना है दोस्तों। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है। रिवीजन ही सक्सेस की है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटों द्वारा कौन सा मार्शल आर्ट प्रतिष्ठित है? रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटों द्वारा कौन सा मार्शल आर्ट प्रतिष्ठित है? तो एक कथकली है, जो कि आपका केरल का मार्शल आर्ट होने वाला है। कथकली किस तत्व का प्रतीक है? तो कथकली आपका आकाश तत्व का प्रतीक है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या टोटल कितनी है? 8 है। नाट्य शास्त्र एक बुक है जिसकी रचना भरत मुनि ने की थी। इसमें शास्त्रीय नृत्यों का जिक्र है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का है, लगभग 2000 वर्ष पुराना है। सबसे नया आपका सत्रिया है, असम का। इसके फाउंडर आपके शंकरदेव हैं, 500 वर्ष पुराना है। अर्धशास्त्रीय नृत्य भी है एक, वह है छऊ। अब छऊ आपका 3 प्रकार से बटा हुआ है। एक है मयूरभंज छऊ, तो मयूरभंज छऊ मोर उड़ जाता है तो मतलब उड़ीसा का है मयूरभंज छऊ। सरायकेला छऊ ये झारखंड का है। पुरुलिया छऊ ये आपका पश्चिम बंगाल का होने वाला है। लिम लूरालिम लोक नृत्य है, कहाँ का है? तो नागालैंड का है। निम लूरालिम लोक नृत्य आपका नागालैंड का होने वाला है। चोंग, रेंगमा, मोड़से, बांस, जेलियांग, सदन के नहीं, यह आपके नागालैंड के हैं। जैसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, नाग क्या लेता है? मोड़ लेता है, तो नाग से बना नागालैंड, मोड़ से बना मोड़ से। इसके बाद रेंगता है तो रेंग से बना रेंगमा, बांस से पकड़ लेते हैं तो बांस नृत्य, सभी आपके नागालैंड के होने वाले हैं। अन्य राज्यों की बात करें तो मिजोरम का आपका खुल्लम, खुल्लम कहाँ का है? मिजोरम का है। चेलम, खांटम, टमलम यह ट्रैक है मिजोरम की। ज़्यादातर टमलम यदि आए, जैसे टम आ रहा है, लम आ रहा है, तो ये मिजोरम के होने वाले हैं। खुल्लम, खुल्लम कहाँ का है? मिजोरम का है। चेलम कहाँ का है? मिजोरम का है। खांटम कहाँ का है? मिजोरम का है। उड़ीसा के आपके गोटीपुआ और पेंका हैं। अरुणाचल प्रदेश के बांचो और पासी हैं। बिहार के विदेशिया जटजटिन है, विदेशिया और जटजटिन बिहार का है। छत्तीसगढ़ का पंडनवाई और सुबा, गोवा रणवाले और मांडो गोवा के हैं। गुजरात के टिप्पाणी हल्लीसाका, कर्नाटक के लांबी और बीरगासी है, आपके कर्नाटक के होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले संगीतकार भारत रत्न पाने वाले वो आपके MS सुब्बुलक्ष्मी जी हैं, जिन्हें भारत रत्न मिलता है 1998 1998 में। पद्म विभूषण मिलता है 1975 में। रेमन मैक्सी अवार्ड मिलता है 1974 में। UN में प्रदर्शन उन्होंने किया था 1976 में। ये चारों सन बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला, ज्यादातर लता मंगेशकर का नाम आपके मन में आता है, लेकिन MS सुब्बुलक्ष्मी इसका राइट आंसर है। भारत रत्न कब मिला? 1998 में मिला। पद्म विभूषण कब मिला? 1975 में मिला। रेमन मैक्सी अवार्ड कब मिला? 1974 में मिला। UN में प्रदर्शन MS सुब्बुलक्ष्मी ने कब किया? 1976 में किया। पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला? इन्हें 1999 में मिला। पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान है, इन्हें 2001 में मिला। और 2001 में ही लता मंगेशकर जी को मिलता है। लता मंगेशकर को कब मिलता है? 2001 में। बिस्मिल्लाह खान 2001। पंडित रविशंकर भारत रत्न 1999। इसके बाद अगला, जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड 2024 मिलता है। अति महत्वपूर्ण, जाकिर हुसैन ग्रैमी अवार्ड 2024। पद्म भूषण 2002, पद्म विभूषण 2023, पद्म विभूषण 2023, पद्म भूषण 2002, जाकिर हुसैन ग्रैमी अवार्ड 2024। पंचम दा के नाम से RD बर्मन को जाना जाता है। AR रहमान यह ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं, 2009 में मिला जय हो सॉन्ग के लिए। मोजार्ट ऑफ मद्रास भी कहते हैं AR रहमान को। पहला ग्रैमी अवार्ड पाने वाली महिला आपकी तन्वी शाह है, कब मिला? 2010 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिलता है। पहला ग्रैमी अवार्ड पुरुष में कौन किसे मिला था? तो 1968 1968 को आप याद करेंगे तो पंडित रविशंकर का नाम आता है। पहला ग्रैमी अवार्ड 1968 में पंडित रविशंकर, महिला में 2010 में तन्वी शाह। पश्चिम का पूर्व से मिलन एल्बम के लिए ये पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड मिला था 1968 में।
हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? तो बैटन कप या हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता होने वाली है 1895 की। हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है, समय कितना होता है हॉकी खेली जाती है? 60 मिनट की अवधि होती है। प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में पूछा गया है। ब्रेक कितना मिनट का लेते हैं इसमें? 15 मिनट का आप ब्रेक लेते हैं। 60 मिनट के 4 क्वार्टर में यह खेला जाता है। 15 15 15 15 के 4 क्वार्टर इस प्रकार के रहते हैं। इसमें तो पहले और दूसरे के बीच ब्रेक पूछे तो 2 मिनट का रहता है दोस्तों, और चौथे और पांचवें के बीच यह 2 मिनट का रहता है। तीसरे और चौथे के बीच और दूसरे और तीसरे के बीच यह 15 मिनट का रहता है। ओवरऑल यदि ब्रेक पूछे तो 15 मिनट का है। हॉकी में भारत ने अपना परचम लहराया है। टोटल 8 गोल्ड अभी तक हॉकी में भारत लाई है, जो कि सर्वाधिक गोल्ड होने वाले ओलंपिक में। पहला 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में यहाँ से शुरुआत होती है भारत के गोल्डों की। 1928 फिर यह क्रम लगा रहता है। 32, 36, 48, 52, 56, 64 और 80 लास्ट जीता हमने मॉस्को में। उसके बाद गोल्ड हमें हाथ नहीं लगा। 1960 इसमें बीच में खाली है, जो पाकिस्तान ले गया था। हॉकी वर्ल्ड कप कब से शुरू होता है? तो 1971 बार्सिलोना से आपका हॉकी वर्ल्ड कप शुरू होता है। 1975 में इंडिया जीता, पाकिस्तान को हराया था। 1975 में एक बार ही हमने हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, पाकिस्तान को हराया था। अजित पाल सिंह जब कप्तान थे इस समय इंडिया के। पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 1928। हॉकी का सबसे पुराना क्लब 1885 में स्थापना, कोलकाता क्लब। संजीवनी शैली कबड्डी की, इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। तो कबड्डी की संजीवनी शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन यह है कि कबड्डी की कौन सी शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? तो संजीवनी शैली। 4 शैलियां हैं कबड्डी की, एक अमर, गामनी, हुतट्टू और संजीवनी। कबड्डी मैच की अवधि इसमें आपकी 40 मिनट होती है मेल कैंडिडेट के लिए, 30 मिनट आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए होने वाली है। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर 20-20 मिनट के इसमें खेला जाता है। यहाँ पर 5 मिनट का बीच में ब्रेक रहता है पुरुष कबड्डी में। इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक रहता है, लेकिन ये 15-15 मिनट के 2 क्वार्टर में खेला जाता है। पुरुषों की कबड्डी की माप करें तो 13x10 होती है। 13x10, 13 मीटर इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ 10 मीटर होती है। यही महिलाओं के लिए 12x8 हो जाती है। वॉक लाइन से मिड लाइन की दूरी 3.75 होती है। खिलाड़ी कबड्डी में 7 होते हैं, 5 अतिरिक्त होते हैं। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में। रेड टाइम इसमें 30 सेकंड रहता है। कबड्डी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जयपुर, 2004 में इसका स्थापना होती है। अनस्ट्यूपिड ट्रूथ आत्मकथा माइक टायसन USA के खिलाड़ी इनकी है। फास्टर देन लाइटनिंग या हुसैन बोल्ट की है। मूवमेंट्स या रोनाल्डो की है। अनस्टॉपेबल या मारिया सारापोवा की है। इसके बाद सर्व टू विन नोवाक जोकोविच की, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। गेम चेंजर शायद अप्रीति की है। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड है, डेविड बेकम की है। प्लेइंग एट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है, प्लेइंग एट माई वे। बिलीव सुरेश रैना की है। सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली। केरल में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? मकर विलक्कू कहते हैं। सबरीमाला मंदिर केरल भगवान अयप्पन को समर्पित यहाँ मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब में कहते हैं। मकर संक्रांति एक ही त्योहार है दोस्तों, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसके स्थानीय नाम रखे गए हैं। बाघ बिहू असम, उत्तरायण यहाँ पर गुजरात में कहते हैं। एलू बिरुतु कर्नाटक में। माघ साजी या हिमाचल में कहते हैं। पोंगल तमिलनाडु में। पोंगल यहाँ पर 4 दिन तक बनता है। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव भी इसी दौरान आयोजित किया जाता है। पोंगल के 4 दिनों से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। पहले दिन का नाम है भोगी पोंगल, दूसरे का सूर्य पोंगल, तीसरे का मट्टू पोंगल, चौथे का कानुम पोंगल। पहले दिन भगवान इंद्र की पूजा, दूसरे दिन भगवान सूर्य की। सूर्य पोंगल से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। मट्टू पोंगल के दिन किसी जानवर की पूजा होती है। तो क्वेश्चन बनता है पोंगल के कौन से दिन जानवर की पूजा की जाती है? तो तीसरे दिन। और किस जानवर की? बैल की। कानुम पोंगल कन्या की। माघी संक्रांति बिहार का है। पेड़ा पेंडोगा आंध्र प्रदेश। पाना संक्रांति यह आपका उड़ीसा का होने वाला है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है हमने? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली है। प्रस्तावना डायरेक्ट पूछे तो USA अमेरिका से। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। प्रस्तावना हमने अमेरिका से ली है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का मसौदा JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। न्याय इसमें 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1996
नवंबर 1996 हरियाणा का गठन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 जून 2014 को भारत का कौन सा राज्य प्रिपेयर होता है, तैयार होता है बनकर, तेलंगाना। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को यहाँ पर उत्तराखंड का। झारखंड 15 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000। 1 नवंबर को भारत के 8 राज्यों और 4 यूटी की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को भारत के कितने राज्यों का, 8 राज्यों का और 4 यूटी की स्थापना दिवस मनाया जाता है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का गठन होता है। नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जाती है, तो 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है और 3 तरीके से आपसे छीनी जा सकती है। क्षेत्र शामिल, संपत्ति रखना, निवास स्थान, वंश पंजीकरण। नागरिकता का अधिनियम कौन सा है, तो 1955 का नागरिकता का अधिनियम होने वाला है। संशोधन कितनी बार, तो 6 बार इसमें संशोधन हो चुका है। सीए लास्ट संशोधन था ये आपका 2019 में पास हुआ था, 11 दिसंबर 2019, लागू हुआ 10 जनवरी 2020 से। नागरिकता संविधान के कौन से भाग, तो भाग 3 में नागरिकता का प्रावधान है। इसमें 5 से 12 तक आर्टिकल है। टोटल नागरिकता के 7 आर्टिकल हैं। नागरिकता पर कानून कौन बनाता है, तो भारतीय संसद नागरिकता पर कानून बनाती है आर्टिकल 11 के तहत। छीनी जा सकती है। आरपीएफ एसआई में अभी परीक्षा हुई, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि नागरिकता कितने तरीके से छीनी जा सकती है, तो 3 तरीके से। और ग्रहण कितने तरीके से कर सकते हैं, हमने ऊपर पढ़ा 5 तरीके से। एकल नागरिकता कहाँ से प्राप्त की, हमने ब्रिटेन से। पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, कासिम। सबसे पहले भारत में ईरानी दवस देते हैं, फिर यूनानी, फिर इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण, फिर अरब, फिर तुर्की। तराइन के पहले युद्ध की बात करें तो 1191 में होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी को हार हाथ लगती है। 1175 में मुल्तान में मोहम्मद गौरी के प्रथम प्रमुख युद्ध हैं। 1158 यहाँ पर पाटन, गुजरात। सोलंकी वंश के शासक भीमदेव यहाँ पर शासन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मात्र 4 वर्ष की आयु के थे, इसलिए इनकी माता नायका देवी ने युद्ध लड़ा था। 1191 तराइन का प्रथम बार होता है, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 1192 में गौरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान को हराता है। राय पिथौरा भी हम पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं। 1194 में जयचंद और गौरी के बीच, इसमें गौरी जीता है। चंदावर का युद्ध जिसे हम कहते हैं। जयचंद कन्नौज गहड़वाला के शासक थे। इसके बाद सल्तनत काल, तो कुल सल्तनत काल दिल्ली की गद्दी पर आपका 320 वर्ष तक सल्तनत काल रहा है। सल्तनत काल पर वंशों का क्रम पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले आपका गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। 1206 से 1290, 1206 से 1290 कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1290। यह आपका टोटल कार्यकाल है गुलाम वंश का। इसके बाद बात करें खिलजी वंश, तो 1290 से 1320 जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक है। 1320 से 1414 तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1414। यहाँ पर सबसे ज्यादा शासनकाल दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश ने ही किया, 94 वर्ष शासनकाल, और सबसे कम किया खिलजी वंश ने। 1414 से 1451 सैयद वंश, खिज्र खां इसका संस्थापक है, खिज्र खां संस्थापक है। इसके बाद लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी करता है। 1451 से 1526 तक यह आपका लोधी वंश चलता है। 1526 में आकर यहाँ पर बाबर से पानीपत के युद्ध में यहाँ पर इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक होता है, हार जाता है। इसके बाद से बाबर भारत पर मुगल वंश की स्थापना कर देता है। इल्तुतमिश का शासनकाल, तो इल्तुतमिश का शासनकाल है 1211 से 1236। ऊपर जैसा कि हमने पढ़ा कि गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। 1206 से 1210 तक यह कार्यकाल था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश। इसने चांदी का सिक्का, टंका, तांबे का सिक्का, जीतल चलवाया था। लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन ले गया, तो ये ले गया था आपका इल्तुतमिश। कुवात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। रजिया सुल्तान, यह इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से 1240 तक किसका शासनकाल रहता है, इसकी बेटी रजिया सुल्तान का शासनकाल रहता है। विद्रोह इसके समय में किसका हुआ था, तो अल्तुनिया, ताबर हिंद भटिंडा पंजाब। रजिया को कैद किला मुबारक में अल्तुनिया ने किया था। रजिया सुल्तान का प्रेमी याकूत खान था। बहराम शाह से पहले अर्थात पूर्ववर्ती थी रजिया। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। 8 कर्क बिंदु है। मिजोरम का चंपई है। इसके बाद बात करें एमपी का शाजापुर है, शाजापुर एमपी का है। पश्चिम बंगाल का कृष्ण, झारखंड का लोहरदगा, गुजरात का जसदण, त्रिपुरा का उदयपुर है, त्रिपुरा का
उदयपुर है। छत्तीसगढ़ का यहाँ पर सोनहट है। इसके बाद राजस्थान का कालिंजा और मिजोरम का चंपई। ये कर्क बिंदु बनाए गए हैं। कर्क रेखा टोटल बताएं तो हम देश 17 देशों से कर्क रेखा गुजरती है, 3 महाद्वीप से, 6 जल निकाय से। सबसे नज़दीक राजधानी कर्क रेखा के वो रांची है भारत की। सबसे दूर जयपुर है राजस्थान की। सबसे ज़्यादा राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है तो 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश यह सबसे ज़्यादा राज्यों से गुजरती है। पृथ्वी की गोलाकार आकृति किसके कारण तो 180 डिग्री देशांतर का नाम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण जो 180 डिग्री देशांतर है इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा रखा गया है। 1884 में स्थापित होता है। यह मानक देशांतर रेखा आपकी पाँच राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी से हम बोलते हैं यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है तो नीलगिरी है। 1986 में स्थापित होता है। 1986 में स्थापित होता है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, 1986। कुल भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो 18 है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व आपका कच्छ गुजरात में है। सबसे छोटा आपका डिब्रूगढ़ असम में है। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है आपका मन्नार तमिलनाडु। इसमें डुगोंग समुद्री गाय मिलती है। इसके बाद नेशनल पार्क तो एमपी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली ये आपका केरल में है। एमपी में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। काना किसली भी एमपी में, पिनवैली हिमाचल प्रदेश, नुब्रा घाटी लद्दाख, फ्लावर वैली या फूलों की घाटी उत्तराखंड, कम्बम तमिलनाडु, डेजडू नागालैंड, अरकू घाटी आंध्र प्रदेश। तो अरकू घाटी कहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, डेजडू नागालैंड में, तमिलनाडु में कम्बम में, फ्लावर वैली उत्तराखंड में, लद्दाख नुब्रा घाटी हिमाचल प्रदेश में, पिनवैली काना किसली मध्य प्रदेश में है, साइलेंट वैली या मूक घाटी संत घाटी केरल में है। सिलिकॉन वैली आपकी बेंगलुरु में है। स्पीति वास्पा सांगला हिमाचल प्रदेश। प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या क्या आता है तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का में कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन आता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है। सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल है या तृतीय क्षेत्र में आते हैं। सबसे ज्यादा जीडीपी भारत की कहाँ से प्राप्त की जाती है तृतीय क्षेत्र से। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को, उद्यमों को ये स्वामित्व के आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया। यहाँ तक हमने कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 8 का रिवीजन कर लिया है। हम प्रैक्टिस सेट 2 की ओर बढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्लास में आप अंत तक बने रहिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें आपको क्लास में याद होने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन। कथक के प्रमुख घराने तो कथक के प्रमुख घराने कौन से हैं? जयपुर, बनारस, लखनऊ, रायगढ़। जयपुर, बनारस, लखनऊ, रायगढ़ ये कथक के घराने हैं। जयपुर घराने के संस्थापक भानुजी, पैरों की हरकत पर यहाँ पर फोकस किया जाता है। बनारस घराना जानकी प्रसाद इसके संस्थापक हैं। चेहरे के भाव देखे जाते हैं। सबसे पुराना घराना बनारस घराना है। आध्यात्मिक पहलू लखनऊ घराना में, तो लखनऊ घराना के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद, बनारस घराना के जानकी प्रसाद, जयपुर घराना के भानुजी हैं। रायगढ़ घराना और जुड़ा है इसमें नया भी, तो महाराजा चक्रधर सिंह है फाउंडर है आपके रायगढ़ घराना के। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कथक के अन्य नाम की बात करें तो नटवरी कथाकारों का नृत्य यह कथक को कहते हैं। मुगल परंपरा पर आधारित कौन सा नृत्य है तो कथक है। कथक को पुनर्जीवित किसने किया? लेडी लीला सोके। कथक के प्रमुख नामों की बात, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किससे है तो कथक से है। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। सुखदेव महाराज यह भी कथक से संबंधित हैं। प्रेरणा श्रीमाली कथक से। रोशन कुमारी कथक, बिरजू महाराज कथक, सुखदेव महाराज कथक, प्रेरणा श्रीमाली कथक, रोशन कुमारी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, वंदना सेन, शाश्वती सेन। कथक में वाद्य यंत्र कौन से यूज होते हैं तो घुंघरू और चक्कर ये कथक में होते हैं। कहानी सुनाने वाले को कथक में हम पठंत कहते हैं, पठंत। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य की बात करें तो डमहल जम्मू कश्मीर का है। हिकात, मंदजाल, हपीजा, बांड फाते, रऊफ यह आपके जम्मू कश्मीर के होने वाले हैं। ब्रज क्षेत्र यूपी का चरकुला, छोलिया, हुड़कावॉल, गढ़वाली है उत्तराखंड के हैं। कुमायूं, चाचरी, छोपती, घुघटी है सभी उत्तराखंड के हैं। छोलिया है, हुड़किया बॉल है, गढ़वाली है, कुमायूं, चाचरी, छोपती, घुघटी उत्तराखंड के। शेवाकली कथकली का अभ्यास इसे कहते हैं, केरल का है। जवारा, मटकी, फूलपति, चटकोरा एमपी का है। जवारा, मटकी, फूलपति, चटकोरा एमपी का है। लावड़ी, कोली, लेजम, नकटा है महाराष्ट्र के हैं। लावड़ी, कोली, लेजम, नकटा महाराष्ट्र के हैं। लाई हरोवा, जागोई, थांगटा मणिपुर का है। लाई हरोवा, जागोई, थांगटा मणिपुर के हैं। लाई हरोवा, जागोई, थांगटा मणिपुर के हैं। लावड़ी, कोली, लेजम, नकटा महाराष्ट्र के हैं। जवारा, मटकी, फूलपति, चटकोरा एमपी के हैं। सेवा कली कथकली का अभ्यास है, केरल का है। लाहो, नोंगक्रेम, बोंगला मेघालय के हैं। गिद्दा जूली पंजाब का है। कालबेलिया, घूमर, पनियारी राजस्थान का है। कालबेलिया को आप क्वेश्चन बताएंगे यूनेस्को में
कब शॉर्ट लिस्टेड किया गया, तो 2010 में आपका कालबेलिया नृत्य शामिल होता है यूनेस्को की अमूर्त सूची में। यह राजस्थान का है। मारूनी, सिंधी, चम, तासो शब्द है सिक्किम के होने वाले हैं। छठ पूजा भगवान सूर्य को समर्पित है। माँ पार्वती का 6वां रूप माना जाता है। इस दिन माँ पार्वती की पूजा होती है। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष षष्ठी, यहाँ पर छठी जो मैया है उनको माँ पार्वती का 6वां रूप माना जाता है। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यहाँ पर कार्तिक माह में मनाई जाती है। कौन सी? यहाँ पर जो छठ पूजा है। और यदि इंग्लिश महीना पूछेंगे तो नवंबर में मनाई जाती है। छठ पूजा 4 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक छठ पूजा मनाया जाता है? 4 दिन तक। इससे पहले हमने 4 दिन वाला एक और पढ़ा है अभी अभी, आप याद करेंगे कौन सा पढ़ा था हमने अभी? नहाए खाए, खरान खाए, संध्यार्ध, ऊसार्ध, यह 4 दिनों के नाम है। पहले नाम को हम नहाए खाए बोलेंगे, दूसरे को खरान खाए, संध्यार्ध, फिर ऊसार्ध। छठ गीतों की गायिका एक प्रमुख नाम है शारदा सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 1991 में इन्होंने पद्मश्री जीता था। पद्म भूषण इन्हें 2018 में मिला था। बिहार के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो पक्षी प्रवास से संबंधित त्योहार है सामा चकेबा, बिहुला, जीतिया, सरहुल। सरहुल आदिवासियों का नववर्ष कहते हैं, यह भी बिहार में मनाया जाता है और झारखंड में भी यह सेलिब्रेट होता है। सुरबहार वाद्ययंत्र उस्ताद इमरात खान संबंधित हैं। सुरबहार वाद्ययंत्र से उस्ताद इमरात खान। इसके बाद अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान, यह सरोद से संबंधित हैं। अलाउद्दीन खान अली अकबर खान जी के कौन है? पिताजी हैं। अन्नपूर्णा देवी इनकी पुत्री है। सुरबहार वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। अली अकबर खान के 2 पुत्र आशीष खान, आलम खान, यह सरोद से संबंधित होने वाले हैं। अली अकबर खान के 2 पुत्र आशीष खान, आलम खान, यह भी सरोद से संबंधित हैं। अलाउद्दीन खान सरोद से संबंधित हैं। अली अकबर खान सरोद से हैं। करीम खान, किराना घराना के संस्थापक कौन है? करीम खान है। सरोद सम्राट अमजद अली खान को कहते हैं। अमजद अली खान के पुत्र अमान और अयान अली। अमजद अली खान के पुत्र कौन है? अमान और अयान अली हैं। एक फुटबॉल मैच की अवधि 45 मिनट होती है। एक फुटबॉल मैच की अवधि कितनी? 45 मिनट की 2 समान अवधि होती है। 15 मिनट का इसमें ब्रेक रहता है। 45 मिनट, फिर 45 मिनट, बीच में 15 मिनट का क्या आ गया? ब्रेक आ गया। 90 मिनट के समय को 90 मिनट के एक फुटबॉल मैच की अवधि 45 मिनट की 2 समान अवधि हो, मतलब टोटल 90 मिनट रहते हैं। 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। जो 90 मिनट की अवधि है, विशेष परिस्थितियों में से हम 30 मिनट तक इंक्रीज कर सकते हैं। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया था और जीता भी उरुग्वे ही था। फीफा की स्थापना 1904 में होती है। भारत ने फुटबॉल में सबसे अच्छा प्रदर्शन कब किया था? 1956 ओलंपिक मेलबर्न में। इसमें भारत 4थे स्थान पर रहा था। इंटरनेशनल फुटबॉल संघ 1937 में इसकी स्थापना होती है। भारत फीफा में शामिल 1948 में होता है। भारत फीफा में शामिल कब होता है? 1948 में होता है। फुटबॉल मैदान की लंबाई की बात करें तो 90-120 लंबाई वृत्त कितनी होती है? 90-120। चौड़ाई यहाँ पर होती है 45 से 91। 45 से 91, 90 से 120, यह आपकी लेंथ होती है। केवल लेंथ होती है 90 से 120। गोल पोस्ट की लेंथ 7.32, हाइट होती है 8 फीट। फुटबॉल बॉल का वजन होता है 396 से 453 ग्राम। आर्टिकल 15 की बात करें तो राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 15(1) में लिखा हुआ है। 15(2) सब सेक्शन 1 में मैदान, दुकान आदि पर जा सकते हैं। कुआं, तालाब, स्नानागार, किसी सड़क पर जा सकते हैं। 15 के सब सेक्शन 3 में राज्य को महिला बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। 15 के 4 में राज्य को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं आपके भाग 3 में है। भारतीय संविधान 12 से 35 तक। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आर्टिकल 15 मूवी यह आई है। एक्टर इसके आयुष्मान खुराना है। निर्देशक अनुभव सिन्हा है। आर्टिकल 15 से रिलेटेड जो अनुच्छेद है उससे संबंधित मूवी है। इसमें एक्टर आयुष्मान खुराना थे, निर्देशक अनुभव सिन्हा थे। मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 तक भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों को कहते हैं। कौन से देश से संविधान से लीजिए? यूएसए के संविधान से। सिर्फ भारतीयों को प्राप्त कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो 15, 16, 19, 29 और 30 यह भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। 19 में आपकी 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में 6, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 संपत्ति अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है, जो एफ हटा दिया गया है। पहले में क्या है? बाकी अभ्यर्थी स्वतंत्रता है। दूसरे में सम्मेलन, तीसरे में संघ, डी में आवागमन, ई में आपका निवास है और 7 में आपका व्यापार है। 6 को खत्म कर दिया। आपातकाल में समाप्त कौन से है? वो आपके जो मौलिक अधिकार है वो समाप्त नहीं होंगे। 20 और 21।
वास्तु गुम्बद और मेहराब वाली पहली संरचना सुल्तान बलबन का मकबरा महलूरी न्यू दिल्ली में स्थित है। मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को कहते हैं। इंडिया का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने अपने बेटे महमूद की याद में बनवाया था। भारत का पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा यूनेस्को में शामिल कब हुआ? 1993 में। इसे हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था। बलबन ने दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के शासनकाल में वास्तविक शक्ति मिली? तो महमूद शाह जो 1246 से 66 तक यहाँ पर शासन करता है, उसके शासनकाल में बलबन को शक्ति मिली थी। बलबन का दामाद था, टोपी सीकर जीवन यापन करता था। इसे सल्तनत काल का औरंगजेब भी कहते हैं। बलबन को इसने नायाबे मुमलिकात बनाया। बलबन 1265 से 1287 तक शासन करता है। लोयम रक्त की नीति किसकी थी? बलबन की थी। सजदा पैबूस की नीति बलबन। नवरोज त्योहार को शुरू किसने करवाया था? तो नवरोज त्योहार को शुरू किसने करवाया था? बलबन ने। और इसे बंद किसने करवाया था? औरंगजेब ने। मंगोल आक्रमण 1279 1285 बीच में होता है। बंगाल विद्रोह 1279 तुगलक खान ने बलबन के खिलाफ किया था। बलबन के उपनाम जिल्ले लाई ईश्वर की छाया अपने आप को कहता था। वास्तविक नाम इसका बहाउद्दीन था। जलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो किलो खेरी दिल्ली को राजधानी बनाता है। जलाउद्दीन खिलजी शाइस्ता कहाँ कहते हैं इसे? केकूबाद ने कहा। इसे कहा था केकूबाद ने शाइस्ता कहा। अलाउद्दीन खिलजी भतीजा था इसके, अपने चाचा जी को उड़ा देता है। टाइटन उपग्रह वरुण टाइटन उपग्रह किसका है? वरुण, जिसे हम नेपच्यून भी बोलते हैं। यूरेनस अरुण टाइटेनिया इसका है। सबसे ज्यादा उपग्रह आपके शनि के होने वाले 140, बृहस्पति के 92, बुध शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल के फोबोस डीमोस है। सबसे दूर ग्रह आपका नेपच्यून वरुण है। हल्का नीला रंग खोज विलियम हर्शेल ने की। सूर्य के पास ग्रहों का क्रम है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि अरुण वरुण, यह सूर्य के पास से ग्रहों का क्रम है। सबसे नजदीक बुध है। क्षुद्र ग्रह किन के बीच होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच आपके क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। आंतरिक ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है। जोबियन ग्रह, बाय ग्रह, गैसी ग्रह बृहस्पति शनि अरुण वरुण है। भारत का खुला समुद्री बंदरगाह है मुंबई। दूसरा चेन्नई है। सबसे गहरा आपका विशाखापट्टनम है। भारत का पहला निगमीकृत एन्नोर तमिलनाडु है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह न्यावा सोबा है मुंबई का। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 भोजन कार्य उत्पादकता का नारा। कौन सी पंचवर्षीय योजना में 2 युद्ध देखने को मिले? तो तीसरी में 1961-56 में। पहला था 62 में मिला था एक चीन युद्ध, रक्षा मंत्री इस समय बेके कृष्णन मेनन थे। इसके बाद 1965 इंडिया पाक युद्ध, यह 2 युद्ध मिले थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी 1961 से 1966 के बीच, जो पाकिस्तान के युद्ध हुआ था तब हमारे जो रक्षा मंत्री थे भाई हुई चौहान थे। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। दूर से अवतल लेंस से किया जाता है, जिसे हम अवसारी लेंस भी बोलते हैं। इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को कहते हैं। दूर अवतल लेंस से अवसारी लेंस कॉन्वेक्स लेंस रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं? डायप्टर में। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला P = 1/f होता है। वाट का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। कैंडेला का ज्योति तीव्रता। इसके बाद बात करें कार्य का जूल होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। नारियल के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो नारियल के तेल में आपका लॉरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नारियल के तेल में पाया जाता है। सरसों के तेल में एरुसिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक टमाटर में। लैक्टिक अम्ल दही दूध में। ओलेक अम्ल जैतून के तेल में। बेंजोइक अम्ल घास में। ग्लूटामिक अम्ल गेहूं में। इसके बाद आप बात करेंगे एलिसिन, प्याज लहसुन पाया जाता है। प्याज लहसुन में एलिसिन पाया जाता है। सियालिक आंसुओं में। टैनिक अम्ल चाय और स्याही में। टैनिक अम्ल आपका किसमें पाया जाता है? चाय स्याही में। आंसुओं में सियालिक अम्ल। प्याज लहसुन में आपका एलिसिन अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल गेहूं में। बेंजोइक अम्ल घास में। जैतून में ओलेक अम्ल। दही दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल। सरसों के तेल में एरुसिक एसिड और लॉरिक एसिड आपका नारियल के तेल में पाया जाता है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का अंतिम क्वेश्चन। कोस्का की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोस्का को खोजा था। बाद में ल्यूवेनहॉक जीवित कोस्का की खोज करते हैं। जो अभी टेक्नीशियन के एग्जाम चल रहे हैं उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया। जीवित कोस्का की खोज किसने की? 1674 ल्यूवेनहॉक ने। कोस्का के अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ तक हमने बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को निपटा लिया है। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर 3। कुचिपुड़ी नृत्य की किस विशेषता में पीतल की प्लेट के किनारों पर नर्तक के पैर शामिल होते हैं? तरंगम व्यवस्था है। तरंगम यह आपकी विशेषता है जिसमें कुचिपुड़ी नृत्य में पैरों पीतल की प्लेट के किनारों पर नर्तक के पैर शामिल होते हैं। मंडूकम शब्द मेढक की कहानी होती है। जल चित्र नृत्यम पैर के अंगूठे से कुचिपुड़ी का गुरु सिद्धेंद्र योगी को नर्तक के पैरों की मुद्रा मंडी कोपी होती है। कलाबाजी को कावोत्तम कहते हैं। नर्तक को भागव तालु कहते हैं। पुरुष पोशाक बगलबंदी होती है कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी के कलाकार आप याद रखेंगे तो रेड्डी, ज्यादातर आपको रूट वर्ड याद रखना है। रेड्डी
पूड़ी अभी रेडी नहीं हुई है। इस प्रकार ट्रिक से आप याद रखेंगे। यह कुचिपुड़ी से संबंधित नाम होते हैं, जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी है, हो गए आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है। उषा गायत्री, स्वप्न सुंदरी, हलीम खान, यामिनी कृष्णमूर्ति, कुचिपुड़ी की इन्हें मसाल कहा जाता है। तो कुचिपुड़ी की मसाल किसे कहा जाता है? द टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति। पद्म विभूषण इनका याद रखना है 2016 में। गुजरात के लोक नृत्य तो भवई लास्या, हड़ो गरबा गरावो, पल्लीजंग, जुरिभुन, यह गुजरात के हैं। डांडिया रास गुजरात का, बिछड़ो गुजरात का। गरबा यूनेस्को में कब शामिल होता है? तो नवीनतम अमूर्त सूची यूनेस्को की 15वीं 2023 में गरबा शामिल होता है। पहला वैदिक जप 2008 में होता है। इसके बाद पहला वैदिक जप 2008 में होता है और 2023 में आपका गरबा होता है। 2021 में क्या होता है दोस्तों? दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का होता है। 2016 में क्या होता है? कुंभ मेला होता है 2016 में। तेलंगाना गुसादी, लंबाडी, बोनालू बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना का है। एलमेल ट्रक याद आप रखेंगे, तमिलनाडु के होते हैं ज़्यादातर, जैसे माथलट्टम है, ओयलट्टम है। कुंभी कावड़ी है तमिलनाडु के। होजागिरी त्रिपुरा का है, 2023 एसएससीडी पेपर में पूछा गया है। गोरिया, हैकॉक, डेलो बेलकम है आपके त्रिपुरा के हैं। पश्चिम बंगाल का काठी, बाउल, गंभीरा, मरसिया, बाउल, काठी। पश्चिम बंगाल के लक्षद्वीप का लावा, परिशकली, कोलकली है लक्षद्वीप के। उस्ताद असद अली खान का संबंध रुद्रबीड़ा, पद्म भूषण इनका याद रखेंगे 2008 में। पद्म भूषण 2008 में उस्ताद असद अली खान, रुद्रबीड़ा। सुल्तान खान सारंगी। इनायत हुसैन खान, रामपुर सहसवान घराना है। रुद्रबीड़ा संबंधित नाम याद रखें, ज्योति हेगड़े, बहाउद्दीन डागर, जिया मोहिनी डागर, ज्योति हेगड़े और बहाउद्दीन डागर, इन सभी के संबंध रुद्रबीड़ा से है। अरुणाचल प्रदेश, बुइया नृत्य अरुणाचल प्रदेश का। कोंगी पोनोंग रिकमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश के। मोखवाटा युद्ध नृत्य पासो लोएन पी मोन जनजाति द्वारा मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश का है। धमन आपका हिमाचल प्रदेश, पमरिया बिहार का है। टेनिस के ग्रैंड स्लैम की यहाँ पर हम बात करेंगे तो टेनिस के ग्रैंड स्लैम का क्रम पूछ लिया जाता है पहले तो पहले आपका अफवाऊ, इस प्रकार का ये रूल्स होता है अफवाऊ का। इसके आप ट्रिक के बेस पर इसे याद रख सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच होता है, विंबलडन, फिर यूएस ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना 1905 में होती है। फ्रेंच या रोलैंड गैरोस आपका 1891 में स्टार्ट होता है। विंबलडन यूएस ओपन 1881 में यूएस ओपन होता है। विंबलडन आपका सबसे पुराना है, 1877 से स्टार्ट हो गया था, जून में होता है। लाल बजरी पर कौन सा खेला जाता है? फ्रेंच ओपन खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पर यूएस ऑस्ट्रेलियन ओपन, या हार्ड कोर्ट पर घास पर विंबलडन। एक साल में चारों ग्रैंड स्लैम किसने जीते? तो 1938 में डोनाल्ड बज, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम एक ही साल में जीत लिए थे। 2024 की बात करें तो ग्रैंड स्लैम विजेताओं की, यूएस ओपन आपका जानिक सिनर मेल में और ऑस्ट्रेलियन ओपन जानिक सिनर मेल में। आरेना सवालेंका फीमेल में, यूएस का और ऑस्ट्रेलियन का। यहाँ पर आप एक ही नाम याद रखना है, जानिक सिनर का मेल में यूएस और ऑस्ट्रेलिया दोनों जीते। आरेना सवालेंका फीमेल में एक ही नाम, यूएस और ऑस्ट्रेलिया दोनों जीते। विंबलडन और फ्रेंच, यहाँ पर कार्लोस अल्काराज ने जीता। बाराबोरा विंबलडन और ईगा स्विटेक, बा से आप याद रखेंगे विंबलडन, बाराबोरा, यहाँ पर ईगा स्विटेक फ्रेंच। सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं। यह सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? टेनिस से। आत्मकथा एस अगस्ट वाटसन की। साइना नेहवाल की है आपकी प्लेइंग टू विन अनब्रेकेबल मैन, एमसी मेरे को मुक्केबाजी से संबंधित है। मिताली राज क्रिकेट से, इनकी अनगार्डेड है। द स्मॉल वंडर, यह दीपक कर्मा का जिम्नास्ट है। शटलिंग टू द टॉप, पीवी सिंधु की है। गोल्डन गर्ल है आपकी पीटी उषा की होने वाली है। आई हैव द स्ट्रीट्स, यह आर अश्विन की है। द डे आई बिकम ए रनर, सोहिनी चट्टोपाध्याय। सी डेड वुमेन इंडिया स्पोर्ट, अभिषेक दुबे की है। आर्टिकल 32 की यदि हम बात करें दोस्तों तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सी आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जो जारी करता है इसी आर्टिकल के तहत करता है। और आर्टिकल 32 को ही जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, वह संविधान की आत्मा का है। आर्टिकल 32 के तहत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रति अधिकार परीक्षा, 5 प्रकार की आपकी रिटें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं। आर्टिकल 39A की बात करें तो यहाँ पर समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन किसमें? 39A में है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39D में है। 36 से 51 तक भाग 4 नीति निर्देशक तत्व DPSP का वर्णन है। यह हमने आयरलैंड से लिए हैं। DPSP कहाँ से लिया? आयरलैंड से। भाग 4 में है। भारतीय संविधान में 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। राज्यसभा में नामांकन, जो राष्ट्रपति 12 लोगों को नामांकित करता है राज्यसभा में, वह भी आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति का चुनाव और DPSP, 3 चीज याद रखेंगे। राज्यसभा में नामांकन 12 सदस्यों का, राष्ट्रपति का चुनाव, DPSP आयरलैंड से लिए। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग, पर्यावरण का संरक्षण। इसका मतलब है नीति निर्देशक तत्व में भी वही बात और मौलिक कर्तव्यों में भी वही बात, वो है पर्यावरण का संरक्षण। 7वां मौलिक कर्तव्य 48A DPSP।
सातवां मौलिक कर्तव्य 48 ए डीपीएसपी। सातवां मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण संरक्षण की बात है और 48 ए डीपीएस में ही पर्यावरण संरक्षण की बात है। समान जो नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में अभिभावक बच्चों को शिक्षा के लिए आवश्यक है। 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात की गई। दुधारू पशु के पद पर वो आर्टिकल 48 में राष्ट्रीय महत्व के 48 जो स्मारक है आर्टिकल 49 में इनका वर्णन है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना। अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में। आपको दोस्तों रिवीजन पर फोकस करना है, बिल्कुल गौर से क्लास को देखना है, आपको क्लास में सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। दिल्ली के हौज का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के हौज का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी अली गुरसाबे किसके नाम थे? अलाउद्दीन खिलजी के थे। निर्माण अलाई दरवाजा का करवाता है? हजार खम्मा फैल अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इसने सीरी का किला बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो एकता प्रणाली को खत्म, जिसे इल्तुतमिश ने शुरू की थी। एकता प्रणाली शुरू कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। खत्म करता है अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े दागने की प्रथा कौन लाता है? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की थी। खमस्कर 4/पर और भूराजकर 1/2 सार्वजनिक प्रणाली, यह भी आपकी अलाउद्दीन खिलजी की थी। जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। जीएसटी के लिए सम्मति विजय किलकर सम्मति है। ब्रांड अम्बेसडर कौन है जीएसटी का? अमिताभ बच्चन है। जीएसटी बिल लोकसभा में 8/2016 को होता है और राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को। नारा वन नेशन वन टैक्स है जीएसटी का नारा है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है। किस ठोस में सर्वाधिक होती है पूछ लिया जाए तो एल्यूमिनियम में सर्वाधिक होती है। 6420 मीटर पर सेकंड। द्रव में सर्वाधिक, समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड। गैस में सर्वाधिक हाइड्रोजन में और हीलियम में दूसरे नंबर पर। अम्ल के गुण की बात करें तो यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन नोट्स की तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे जुड़ जाएं। अम्ल के गुण H+ आयन देता है। नीले रक्त को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। स्वाद में खट्टे, क्षार को उदासीन। अम्ल के गुण है। लार की ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। लार ग्रंथियां पैरोटिड होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, और सबसे छोटी होती है सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर। यह आपकी दूसरे नंबर की लार ग्रंथि है। प्रोटीन का पाचन यहाँ पर पेप्सिन, रेनिन। दूध का पाचन लाइपेज, वसा का एमाइलेज, यहाँ पर स्टार्च का, ट्रिप्सिन आपका वसा का पाचन करते हैं। खिलजी वंश के समय बाजार नियंत्रण प्रणाली में जो अधिकारी होते थे उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। सेनाए मंडी कौन था? मंडी प्रमुख था। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण करता था। बरीदे मंडी गुप्तचर था। दीवाने विराजत विचारद यह गुप्त विभाग था। इसके बाद बात करेंगे दीवाने अराज दैन सैन्य विभाग और विदेश विभाग थे। दीवाने रसालत। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल जलप्रपात है, 455 मीटर है। वाराही नदी कर्नाटक में। 399 मीटर आपका दूसरा ऊंचा बरही पानी है उड़ीसा में। बुधलम्बा नदी है नोएनलकाई मेघालय में। नोएनलकाई यह दूसरा है आपका। दूसरा कौन सा है आपका? 399 मीटर बरही नदी उड़ीसा में बुधलम्बा नदी पर है। और पहला है आपका कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर और सबसे ऊंचा है बराई नदी कर्नाटक में। तीसरा है 340 मीटर नोही कलाईकाई मेघालय में। वज्र झरना महाराष्ट्र में। दुधमा उड़ीसा में। कैंपटी उत्तराखंड में। चचाई धुआंधार मध्य प्रदेश में। तेलिया तमिलनाडु में। जोग जलप्रपात कर्नाटक श्रावती नदी। अथिरापल्ली केरल। चलागुटी दूधसागर गोवा मांडवी नदी पर। दूधसागर गोवा मांडवी नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। सबसे बड़ी लैगून झील की बात करें तो आपकी कौन सी है? पहली रामसर झील बनी 1981 में, चिल्का झील बनी थी। सबसे बड़ी लैगून झील भी चिल्का झील है। सबसे नदी झील आपकी वेम्बनाड केरल 96.5। सबसे नदी झील सबसे बड़ी कौन सी है? वो आपकी वेम्बनाड झील है केरल की। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन केवेरी हैं। सीईओ बी ए सुवर्णिया में। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद परगड़िया थे और सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है? तो जो इस समय पीएम होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। जब से 2015 से बना है, मोदी जी चले आ रहे हैं तो मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। कुल 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी नंबर कुल अंक का कितना होता है? 15 प्रकार का जो जीएसटी नंबर होता है 15 अंकों का होता है। जीएसटी प्रकार 4 होते हैं। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को होती है। जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी की दरें हम बात करें तो 5%, 12%, 18%, 28% यह जीएसटी की मेजर दरें हैं। पहला राज्य लागू करने वाला जीएसटी कौन सा है? असम है। मॉडल किस देश का है जीएसटी का? मॉडल किस देश से लिया गया जीएसटी का? कनाडा से। सबसे पहले फ्रांस ने जीएसटी को अपनाया था 1954 में। भारत जीएसटी को अपनाने वाला कौन से क्रम का देश था? यह 161वां देश था। जीएसटी संग्रहालय गोवा में है। 101वां संविधान संशोधन होता है 2016 में, जिसके तहत जीएसटी को लाया जाता है।
प्रैक्टिस सेट 3 का भी रिवीजन हम कर चुके हैं। अभी तक दोस्तों हमने 1 2 3 बड़े शानदार तरीके से थोड़ा स्पीड खींच कर चले हैं, क्योंकि हमने इससे पहले एक एक सेट के अच्छे से रिवीजन करवा रखे हैं। उनको आप ले सकते हैं, तो बहुत फास्ट रिवीजन है उनके लिए जिन्होंने हमारी पूरी इन क्लासेस को लिया है। इससे आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे पीछे की चीज़ें। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। उड़ीसा नृत्य से संबंधित कौन है? तो सुजाता महापात्रा, यह उड़ीसा नृत्य से संबंधित है, उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, जो कि उड़ीसा का है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिलता है सुजाता महापात्रा को? 2017 में। उड़ीसी में पहला पद्म विभूषण, जो उड़ीसी नृत्य उसमें पहला पद्म विभूषण सन 2000 में केलू चरण महापात्रा को, इन्होंने ही इसे पुनर्जीवित किया था जब ये नष्ट होने वाला था। उड़ीसी नृत्य बिल्कुल नहीं चल रहा था, तब इन्होंने पुनर्जीवित किया। केलू चरण महापात्रा 2000 में पद्म विभूषण, उड़ीसी के क्षेत्र में पहला इन्हें मिला। सृजन स्कूल की स्थापना 1993 में केलू चरण महापात्रा के द्वारा की गई। उड़ीसी के प्रमुख नावों की बात करें तो संयुक्ता पाणिग्राही, रानी कर्ण, मायाधर राउत। उड़ीसी के जनक गुरु पंकज चरण दास हैं। गुरु पंकज चरण दास किसके जनक हैं? उड़ीसी के। मुद्रा त्रिभंग मुद्रा का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। प्रारंभ की मुद्रा उड़ीसी की मंगलाचारण कहलाती है, अंत की मुद्रा मोक्ष होती है। गुफा उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। सचल मूर्ति जेमती पैटर्न शरीर का बनता है। नृत्य शैली का संबंध जगन्नाथ भगवान से है। तकटोक उत्सव यह लद्दाख का है। तकटोक उत्सव कहाँ का है? लद्दाख का है। इस अवसर पर चम डांस होता है। लद्दाख के उत्सवों की बात करें तो हेमतिसु उत्सव कहाँ का है? लद्दाख का है। गुरु पद्मनाभ संभव की याद में किया जाता है। कोरजोक उत्सव लद्दाख। नरोपा हिमालय का कुंभ कहलाता है। केमडे सिंधु दर्शन, यह सभी आपके लद्दाख के। असम का ब्यू माइली अम्बुबाची याद रखेंगे। हॉर्नबिल मोसू सेकनी है नागालैंड का। त्रिपुरा का ओनाकोटी प्लक नीरमहल। आंध्र प्रदेश का फ्लेमिंगो कल्याणोत्सवम है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? फ्लेमिंगो कल्याणोत्सवम है। अरुणाचल प्रदेश का सोलंग ड्रीम ओपन, तमिलनाडु और मुरुंग है। छत्तीसगढ़ का हरेली पोला राजिम कुंभ, इसे छत्तीसगढ़ का कुंभ कहते हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। गोवा सनबर्न चिक्कन कालो। गुजरात का बैठा वोठा और देवासो। पहली 2 विश्व कप विजेता टीम कौन सी है? तो पहली जो विश्व कप विजेता 1975 में पहला विश्व कप होता है, और एक होता है 1979 में। पहले 2 विश्व कप विजेता वेस्ट इंडीज आपकी रही है। ऑस्ट्रेलिया जीता 6 बार विश्व कप को। इंग्लैंड जीता 2019 में। भारत 2 बार 1983 और 2011। भारत 4 बार फाइनल में पूछा है विश्व कप के फाइनल में, लेकिन जीता 2 बार है। 1983 वर्ल्ड कप की बात करें तो लॉर्ड्स मैदान पर यहाँ पर फाइनल खेला जाता है 1983 के वर्ल्ड कप का। भारत ने 2 बार की विजेता चली आ रही टीम वेस्ट इंडीज को पटका, 43 रन से हराया। मैन ऑफ द मैच महेंद्र अमरनाथ रहे थे इसमें। फाइनल में सबसे ज्यादा रन श्रीकांत के थे। 1983 में सबसे ज्यादा विकेट रोजर बिन्नी ने 18 विकेट झटके थे वर्ल्ड कप में। 2011 वर्ल्ड कप की सुर्खियों की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम इसका फाइनल कंडक्ट होता है। भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से रौंदा। मैन ऑफ द मैच धोनी, और यही कप्तान भी थे इस समय। फाइनल में सर्वाधिक रन गंभीर के 97 रन। सबसे ज्यादा विकेट 2011 में जहीर खान और शाहिद अफरीदी का नाम आता है। 21 विकेट उन्होंने झटके थे। द स्मॉल गॉड ऑफ थिंग्स है किसकी बुक है? मामूली चीजों का देवता। यह है आपकी किसकी? अरुंधति रॉय की। इसके लिए मैन बुकर अवार्ड 1997 में मिलता है। अरुंधति रॉय को प्राप्त अवार्ड पेन पेंटर अवार्ड 2024 में। पेन पेंटर अवार्ड अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग मामूली चीजों का देवता है किसकी बुक है? अरुंधति रॉय की है। यूरोपीय निबंध अवार्ड 2023 में द कोस्ट ऑफ लिविंग, द डॉक्टर एंड द सेंट, मेरा दुखी दिल, यह नर्मदा बचाओ संबंध से भी जुड़ी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़ी है अरुंधति रॉय। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन आपका कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन द्वारा किया जाता है। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल आपका 1930 हैमिल्टन कनाडा में होते हैं। 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में भारत का 4था स्थान रहा था। इसमें भारत 22 गोल्ड 16 सिल्वर 23 ब्रॉन्ज 61 मेडल जीता है। 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2026 के ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। 2030 के कहाँ होंगे? कमेंट में आप बताएंगे। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में। भारत के लिए राष्ट्रमंडल में पहला पदक कौन लाते हैं? राशिद अनवर लाते हैं 1934 में। पहला गोल्ड कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल में मिल्खा सिंह लाते हैं 1958 में। भारत के लिए राष्ट्रमंडल में पहला पदक बोले तो राशिद अनवर है 1934, और 1958 में पहला गोल्ड आता है मिल्खा सिंह के द्वारा। पहली महिला गोल्ड लाती 1998 में रूपा उन्नी कृष्ण शूटिंग में। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? तो 1900 में लिया। ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को, इसलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। पहले अध्यक्ष बकेलस
आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक। आईओसी के हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में होती है, 1927 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पहले अध्यक्ष जेआरडी टाटा, वर्तमान पीटी उषा। पहला भारतीय दल ओलंपिक में 1920 में गया, 5 सदस्य गए थे। पहली ध्वजवाहक पूर्णिमा बनर्जी है। पहली महिला ओलंपिक में मेडल पाने वाली। 2000 का ओलंपिक था, सिडनी ओलंपिक था। कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा यह पदक जीता जाता है। कुल पदक भारत के ओलंपिक में 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज के साथ 41 पदक ओलंपिक में भारत के हैं। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाकर इतिहास रचा 2024 में मनु भाकर ने। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े जाते हैं। आर्टिकल 51A में किसका वर्णन है? मौलिक कर्तव्य का है। रूस के संविधान से लेते हैं। भाग 4A में इन्हें रखा गया। भारतीय संविधान में आर्टिकल 51 है। समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति, इसमें 12 सदस्य हैं। इस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, लेकिन 10 जोड़े गए, बाद में 11 आता है। मौलिक कर्तव्यों का पीएम इस समय इंदिरा गांधी थी। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। मौलिक कर्तव्य लागू 3 जनवरी 1977 से होते हैं। 21A के समान कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो 51A का के 11वां मौलिक कर्तव्य, ये भी शिक्षा से संबंधित है, ये भी शिक्षा से। 21 है और 51A की बात कही गई है। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा 21 जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है वह जोड़ा जाता है, शिक्षा का अधिकार। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक तुगलक वंश रहता है। गयासुद्दीन तुगलक इसका फाउंडर है। 1320 से 1325 तक इसका शासनकाल है। इसकी मृत्यु महल में दबकर हो जाती है। बंगाल अभियान से लौट रहा था तब। इसी के लिए कथन है, उनूजे दिल्ली दूरस्ते निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली अभी दूर है, अभी पहुंचे नहीं हो। अंतिम शासक नसीरुद्दीन तुगलक है। 1395 से 1414। तैमूर लंग अटैक इसके समय होता है 1398। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो 1325 से 1351 यह शासनकाल है मोहम्मद बिन तुगलक का। राजधानी दिल्ली से देवगिरी लाता है 1327 में। देवगिरी का नाम दौलताबाद भी मोहम्मद बिन तुगलक करता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया जाता है। चांदी के बजाय तांबे के सिक्के कौन चलाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। खुरासान अभियान मोहम्मद बिन तुगलक। कराची अभियान ये असफल रहे थे इसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आता है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आता है 1333 में। बुक इसकी कौन सी है? बुक ना भूल जाना है इब्न बतूता की। रेहला बुक किसकी? इब्न बतूता की है। मूर मोरक्को से आता है। दिल्ली का काजी इसमें बना था मोहम्मद बिन तुगलक। 1342 में से चीन भेजा मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1336 में विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का करते हैं। 1347 में बैबनी की स्थापना हसन गंगू के द्वारा की जाती है। एमपी धार किले का निर्माण महमूद तुगलक के द्वारा। महमूद तुगलक कार्यकाल 1395 1414। सबसे ज्यादा नहरें बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहले नहर बनवाई गयासुद्दीन तुगलक ने। सबसे ज्यादा नहरें फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले नहर किसने बनवाई? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई। फिरोज शाह तुगलक की बात करें 1351 से 1388 किसका शासनकाल है? 1351 से 1388 फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल का अकबर औरंगजेब किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। सर्वाधिक नगरों का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फतुहात ये फिरोज शाही आत्मकथा किसकी है? ये आपकी फिरोज शाह तुगलक की है। इल्तितात प्रथा किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की है। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल कौन बनवाता है? फिरोज शाह तुगलक 1368 में। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण 1505 में सिकंदर लोदी के द्वारा किया जाता है। कुतुब मीनार की यहाँ पर खानी निपटाई देते हैं लगे हाथों। कुतुब मीनार की नींव पूछे, निर्माण पूछे तो नींव किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसकी नींव डाली थी। लेकिन चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का खेल खत्म हो जाता है, मर जाता है। उसके बाद निर्माण इसका करवाता है इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का अगला शासक था, इल्तुतमिश। इसके बाद कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाता है आपका कौन बनवाता है? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद पुनर्निर्माण कौन करवाता है? सिकंदर लोदी। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत। लोदी वंश की बात करें तो बहलोल लोदी इसे यहाँ पर स्थापना करता है किसकी? लोदी वंश की। फिर सिकंदर लोदी आता है 14 नवंबर 1517 1526। इब्राहिम लोदी को हरा देता है बाबर। मुगल वंश की स्थापना करता है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का दिल्ली में है। अकबर का सिकंदर आगरा में है। खुलदाबाद महाराष्ट्र में आपका औरंगजेब का है। सिरसा सूरी सासाराम बिहार में है। नकली ताज बीबी का मकबरा संभाजी नगर औरंगजेब में है। इसके बाद बलबन का मकबरा है आपका दिल्ली में होने वाला है। तुंगभद्रा बांध कहाँ? कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, जिसे हम पंपा सागर बांध भी कहते हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश। चंबल नदी श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल में। इडुक्की बांध पेरियार नदी केरल में। कल्लई बांध कावेरी नदी तमिलनाडु। सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात में। सबसे ऊंचा टेहरी बांध भागीरथी उत्तराखंड 260.5 मीटर है लंबा। उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात में। इसके बाद चमेरा बांध रावी नदी हिमाचल प्रदेश। अलमाटी बांध तो माटी कौन खाते थे? कृष्ण भगवान खाते थे। कृष्णा नदी कर्नाटक। हीराकुंड महानदी उड़ीसा में। भागड़ा नागल बांध सतलज नदी पंजाब में है। बैगई नदी तमिलनाडु में। सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध बांकासुर बांध है कावेरी नदी केरल में। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भागड़ा नागल बांध है। मैथन बांध वराकर नदी झारखंड में। मैटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में। जब तक नदी बहुत कम ढाल पर होती है तब गोखुर झील या ऑक्सबो झील का निर्माण करती है। सबसे बड़ी ऑक्सबो झील आपकी कांवर लेक है बिहार बेगूसराय में। राष्ट्रीय
विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 1952 में अध्यक्ष पीएम करते हैं योजना आयोग के समर्थन के लिए। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद इसका आपका फुल फॉर्म है। एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं का कुल मूल्य जीडीपी होता है। जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य पर होगी। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाब कब न्यूनतम होगा? जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो तब न्यूनतम होगा। तो कम जगह गिरा अर्थात नहीं होगा। तो जमीन पर सोए मतलब जितनी जगह आप ज्यादा गिरोगे उतना दाब कम होने वाला है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 CaSO इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसका सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा Na2CO3, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा HNO3, नाइट्रिक अम्ल, इसके बाद NH4Cl, नौसादा अमोनियम क्लोराइड, प्रेस्टर ऑफ पेलेस POP CaSO4 इंटू 1/2H2। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्रंजक चूर्ण CaOCl2, नीला सोता CaSO4, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4। इसके बाद रक्त को शरीर से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। वे वाहिकाएं धमनियां होती हैं। धमनी शुद्ध रक्त बहता है। धमनी मनी कैसी होनी चाहिए? आपकी शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध रक्त बहता है। स्राव है शुद्ध रक्त, पल्मोनरी स्राव है, फुसफुस स्राव है शुद्ध रक्त, पल्मोनरी धमनी या फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, किडनी को रक्त पहुंचाती है। रीनल धमनी, पैरों को रक्त, रू धमनी पहुंचाती है, उरू। इसके बाद आपकी कैरोटिड या सिरवा गर्दन को यहाँ पर रक्त पहुंचाती है। थोड़ा सा स्पीड को बरकरार रखना पड़ा। ज़्यादा स्पीड थोड़ी सी इसलिए की गई क्योंकि पिछली जो क्लासेस अच्छे से पूरे सेट का इनका 4 क्लास अलग अलग सेट का अच्छे से रिवीजन करवा दिया गया। इसलिए रिवीजन मतलब रिवीजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रिवीजन री मतलब दोबारा देखना होता है, केवल पढ़ाना थोड़ी होता है। तो इसलिए हमने दिखाया है आपको अच्छे से। तो आज के लिए उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जय हिंद।